बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि एक नॉन रिवर्सिबल लॉन्ग टर्म डिटीरियरेशन होती है आपके एयर फ्लो के अंदर लंग से, और इसमें आपके लंग टिश्यू का डैमेज हो जाता है। लंग टिश्यू के डैमेज हो जाने की वजह से आपकी लॉन्ग टर्म एयर फ्लो जो होता है लंग्स के अंदर वो ख़राब हो जाता है, और ये एक नॉन रिवर्सिबल कंडीशन होती है। जो लंग डैमेज होता है वो हमेशा स्मोकिंग की वजह से डैमेज होता है। ऑलमोस्ट ऑलवेज स्मोकिंग की वजह से ही COPD डेवलप होती है, और स्मोकिंग की वजह से ही लंग डैमेज होता है। जो डैमेज होता है लंग टिश्यूज़ का, उसमें आपका जो एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है आपके एयरवेज से, और उसको डिफ़िकल्ट होता है वेंटिलेट करना लंग्स को, और इसलिए इन्फेक्शंस भी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं लंग्स में। अनलाइक एस्मा जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है, और जब आप ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे कि सैल्ब्यूटामोल लेते हो तो पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि रिवर्सिबल कंडीशन होती है एस्मा। लेकिन जो COPD है वो नॉन रिवर्सिबल होती है या इरिवर्सिबल होती है। पेशेंट्स को COPD के अंदर एक्सरबेशंस हो सकती हैं, जिसमें उनका लंग फंक्शन मज़ीद ख़राब हो जाता है, और एक्सरबेशन ज़्यादातर इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं, तो इसको हम इन्फेक्शियस एक्सरबेशंस कहते हैं। पेशेंट प्रेजेंट करता है कि COPD के सस्पेक्ट के अंदर हमेशा वो स्मोकर होगा, यूजुअली स्मोकर होगा, जो इसको बहुत अरसे से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, साथ उसको कफ भी हो रही है, उसका स्पूटम भी आ रहा है, उसको वीज हो रही है, चेस्ट में साउंड्स हमें मिल रही हैं, साथ उसको बार बार रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होती हैं, ज़्यादातर विंटर्स में। जब भी आपने COPD के बारे में सोचना है तो आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर लंग कैंसर, फाइब्रोसिस और हार्ट फेलर को लाजमी सोचना है। लेकिन COPD वाले पेशेंट्स के अंदर क्लबिंग नहीं होती है। ये अनयूजुअल है कि COPD वाले पेशेंट्स को हिमोप्टेसिस हो या फिर चेस्ट पेन हो। COPD वाले पेशेंट्स को चेस्ट पेन भी कम होता है, और ब्लड भी नहीं आता है कफ के साथ। हिमोप्टेसिस भी नहीं होती है, स्पूटम में ब्लड नहीं आता है। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं सब्जेक्ट को, तो फिर इसका मतलब है कि उसको कोई ना कोई और कॉज है। अब हम पढ़ते हैं डिस्निया स्केल। मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने आपके डिस्निया को स्केल कर दिया है कि कितनी उसके ब्रेथलेसनेस हो रही है। 5 पॉइंट स्केल होता है। नाइस गाइडलाइंस ने रेकमेंड किया है इम्पैक्ट ऑफ ब्रेथलेसनेस को। ग्रेड 1 ब्रेथलेसनेस जो स्टर्नुअस एक्सरसाइज पे होती है, कि आपने बहुत फिजिकल एक्सरसाइज की है और उस पर आपको अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो ग्रेड 1 का डिस्निया होगा। ग्रेड 2 में आपको जब आप किसी ऊंचाई पे चढ़ते हो या अपहिल जाते हो तो आपको डिस्निया स्टार्ट हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। ग्रेड 3 पे क्या होता है कि आप एक फ्लैट सरफेस पे वॉक कर रहे हो और उस पर भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। ग्रेड 4 का मतलब होता है कि आप 100 मीटर्स फ्लैट सरफेस के ऊपर वॉक करते हो तो आपको रुकना पड़ता है सांस लेने के लिए। कि आप 100 मीटर्स चलते हो एक फ्लैट सरफेस पे, और उसके बाद आपको रुकना पड़ता है अपनी ब्रीदिंग के लिए। ग्रेड 5 कि वो घर छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि इतनी रेस्टलेस है कि वो बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पा रहा है, कि वो हमेशा घर में ही रहता है, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ग्रेड 1 उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने पे। ग्रेड 2 कोई अगर आप अप हिल जा रहे हैं तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। ग्रेड 3 फ्लैट सरफेस पे वॉक कर रहा है, उस पर ब्रेथलेसनेस हो रही है। ग्रेड 4 100 मीटर्स फ्लैट सरफेस पे वॉक कर रहे हैं, उसके बाद उसको रुकना पड़ता है थोड़ी देर सांस लेने के लिए, उसके बाद दोबारा वॉक स्टार्ट करता है। ग्रेड 5 उसको इतनी ज़्यादा ब्रेथलेसनेस है कि वो घर से बाहर निकलता ही नहीं है। अब डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं COPD की? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और साथ हमने स्पायरोमेट्री करानी होती है। जो स्पायरोमेट्री के ऊपर हमें ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर आती है। अब COPD वाले पेशेंट्स के अंदर जो ओवरऑल लंग कैपेसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, जबकि जितना उनका लंग से एयर को निकालना ख़राब हो जाता है। ओवरऑल लंग कैपेसिटी जो होती है ना, वो आपकी मेजर होती है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी की, जो FVC होती है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, और साथ इनकी कितनी एयर वो अपने लंग से ब्लो आउट करते हैं, लंग से बाहर निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। तो जो आपकी ओवरऑल लंग कैपेसिटी होती है ना, वो आपकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड्स की रेशियो से हमें मिलती है। लेकिन जो ओवरऑल लंग कैपेसिटी थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, बट जबकि इनकी जो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम होता है, या जो इनका जो ब्लो करते हैं एयर आउट ऑफ द लंग्स, वो एबिलिटी इनकी ख़राब हो जाती है COPD वाले पेशेंट्स की। अब क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो इतनी ज़्यादा वो एयर अपने लंग से बाहर नहीं निकाल पाते हैं COPD वाले पेशेंट्स। तो उनकी जो FEV1 ओवर FVC होती है वो रेशियो 0.7 से कम हो जाती है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर होती है ना, उस पर आपको अब COPD वाले पेशेंट्स के अंदर या ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर जिनकी आ रही होती है, उनके अंदर जब हम β2 एगनिस्ट सैल्ब्यूटामोल देते हैं तो उनके अंदर इतना अच्छा रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग पे रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि हमने पढ़ा COPD आपकी नॉन रिवर्सिबल होती है। लेकिन अगर तो ऐसा पेशेंट आपने उसको सैल्ब्यूटामोल दिया और उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ गया है, तो इसका मतलब है कि वो एज़मा होगा, वो COPD नहीं है।
अब जो सिवेरिटी होती है आपके एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन की, उसको हमने ग्रेड किया हुआ है फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड से। जो स्टेज 1 होगी कितनी स्वेयर है, जब आपकी FeV1 80% से ज़्यादा है तो आपकी स्टेज 1। अगर आपकी FeV1 50 to 79% है तो आपकी स्टेज 2 होगी स्वेरिटी में। स्टेज 3 के ऊपर आपकी जो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड के अंदर आपका 30 to 49% हो जाता है, और स्टेज 4 के अंदर आपका 30% से भी कम हो जाता है फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। बेसिकली आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है तो आपकी एयर लंग से बाहर नहीं निकल सकेगी। इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराते हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम इसमें कराते हैं। इसकी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपने चेस्ट एक्सरे कराना होता है कि आपने लंग कैंसर को रूल आउट करना है। उसके बाद आप उसका फुल ब्लड काउंट कराओगे, लंग चेस्ट एक्सरे कराओगे, आपने लंग कैंसर को रूल आउट करना है। ठीक है, COPD और लंग कैंसर को रूल आउट करने के लिए आप सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराओगे, क्योंकि चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको कोई मैस नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि लंग कैंसर होगा। फुल ब्लड काउंट आपने कराना होता है पॉलीसाइथीमिया और एनीमिया को रूल आउट करने के लिए। पॉलीसाइथीमिया के अंदर आपकी हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाती है जब किसी पेशेंट को बहुत अरसे तक हाइपोक्सिया रहता है, ऑक्सीजन के लेवल कम रहते हैं। जो बॉडी मास इंडेक्स होता है इसमें बेस लाइन हम कराते हैं टू वेट लॉस को असेस करने के लिए। BMI कराते हैं वेट लॉस को असेस करने के लिए, क्योंकि कैंसर और सिवियर COPD वाले पेशेंट्स के अंदर भी वेट लॉस होता है, और वेट गेन को भी असेस करने के लिए हम BMI कराते हैं, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं उनके अंदर वेट गेन हो जाता है। स्पूटम कल्चर कराते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शंस के लिए, जैसे कि सूडोमोनास वगैरह की क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए स्पूटम कल्चर कराएंगे। ECG कराते हैं, एको कराते हैं हार्ट के फंक्शन को चेक करने के लिए। CT स्कैन थॉरेक्स कराते हैं ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस के लिए, जैसे कि अगर आपने फाइब्रोसिस, कैंसर या ब्रोंकिएक्टेसिस है उसके लिए हम CT स्कैन कराते हैं थॉरेक्स का। फाइब्रोसिस को चेक करने के लिए, कैंसर को चेक करने के लिए, ब्रोंकिएक्टेसिस को चेक करने के लिए हम CT थॉरेक्स कराएंगे। सीरम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हम कराते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए, क्योंकि डेफिशिएंसी की वजह से आपको अर्ली ऑनसेट या फिर मोर स्वेयर डिजीज हो सकती है। उसके बाद हम ट्रांसफर फैक्टर चेक करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, जिसको हम TLCO कहते हैं, जो कि डिक्रीज होता है COPD के अंदर। ट्रांसफर फैक्टर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड हम कराते हैं जो कि COPD के अंदर डिक्रीज होता है, और ये इंडिकेशन शो करता है सिवेरिटी ऑफ डिजीज के बारे में, और बाकी सारी कंडीशन जैसे कि एजमा वगैरह के अंदर आपका ट्रांसफर फैक्टर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, लेकिन COPD के अंदर आपका ट्रांसफर फैक्टर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड आपका डिक्रीज कर जाता है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आपने पेशेंट को कहना है कि वो स्टॉप करे स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से आपका लंग फंक्शन मज़ीद ख़राब होता है और प्रोग्नोसिस भी पुअर हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपने स्मोकिंग सेसेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। पेशेंट को आपने कहना है कि वो एनुअल फ्लू वैक्सीन भी लगवाए और नीमोकोकल वैक्सीन लगवाए। जिनको COPD होती है आपने उनकी एनुअल फ्लू वैक्सीन या फिर उनको नीमोकोकल वैक्सीन लगवानी है। स्टेप 1 क्या होता है, आपने शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करने हैं, जिसमें आपकी बीटा-2 एगोनिस्ट और सैल्ब्यूटामोल और टेर्ब्यूटालीन आता है, या फिर शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्क्रीनिक्स इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने बीटा-2 एगोनिस्ट को या फिर शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्क्रीनिक्स को यूज़ करना है। बीटा-2 एगोनिस्ट के अंदर टर्बिनाफिन या टर्बिनाफिन तो एंटी फंगल होती है, सैल्ब्यूटामोल को यूज़ करना है या फिर टर्ब्यूटालीन को यूज़ करना है, और जो शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्क्रीनिक्स है उसमें से आपने इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड को यूज़ करना है। स्टेप 2 के अंदर अगर तो if they do not have asthmatic or steroid response features, they will have a combined long acting beta agonist plus long acting anti muscarinic agents। ठीक है, एनोरो एलिप्टा, ठीक है, अल्टीब्रो ब्रीजेलर, दुआक्लर, गेनूवर एग्जाम्पल्स हैं कंबाइंड इनहेलर्स की। ठीक है, अब अगर तो एक ऐसा पेशेंट है आपने उसको बीटा-2 एगोनिस्ट दी, सैल्ब्यूटामोल दी, सैल्ब्यूटामोल दी, टेर्ब्यूटालीन दी, या फिर आपने एंटी मस्कुलिनिक में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दे दिया, फिर भी पेशेंट को आराम नहीं आ रहा, तो फिर आपने स्टेप 2 के अंदर आपने उसको बीटा-2 एगोनिस्ट देने हैं, लॉन्ग एक्टिंग लाबा और लामा देने। जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट होते हैं वो दोगे। ठीक है, पहले स्टेप में हम शॉर्ट एक्टिंग दे रहे थे, दूसरे स्टेप में आपने लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट देनी और साथ आपने लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्कुलिनिक एजेंट्स देने होते हैं। अगर तो वो एस्थमा या फिर स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव फीचर्स उनके अंदर नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने लामा और लाबा देने हैं। अगर तो पेशेंट को एस्मा या फिर स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव फीचर्स है तो फिर आपने उनको लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देने हैं, और साथ आपने इनहेल कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स देने होते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉस्टेर कहते हैं, सिनबाइकॉर्ड, सेरिटाइड, ये एग्जाम्पल्स दी हैं कंबाइंड इनहेलर्स की। अगर तो ये भी काम नहीं करते हैं तो फिर आपने स्टेप वाइज अप्रोच हमने करनी होती है, जिसमें हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का, लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट का, या फिर इनहेल कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स का।
स्टेप 2 के अंदर दो तरह के पेशेंट्स हैं, एक वो जो कि एस्मा या फिर स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव फीचर्स जिनके अंदर होते हैं, और एक वो जिनके अंदर स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव फीचर्स नहीं होते। अगर स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव नहीं है तो आप उसको स्टीरॉयड नहीं दोगे, अगर स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव है तो फिर आप उसको इनहेल कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स देते हो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के साथ। जो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं उसमें हम एडिशनल ऑप्शंस के अंदर हम नेबुलाइजर्स कर सकते हैं। नेबुलाइजर के अंदर भी हम सैल्ब्यूटामोल और इप्राट्रोपियम को यूज़ कर सकते हैं। सैल्ब्यूटामोल आपकी शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और इप्राट्रोपियम आपकी एंटी मस्करेनिक है। ऑरल थियोफाइलिन दे सकते हैं, ऑरल म्यूकोलिटिक एजेंट दे सकते हैं ताकि स्पूटम का ब्रेकडाउन हो, जिसमें यहाँ पे कार्बोसिस्टीन आती है। कार्बोसिस्टीन आपकी म्यूकोलिटिक एजेंट होती है, वो हम दे सकते हैं। और लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक्स के अंदर हम एजाथायोप्रीन देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स के अंदर एजिथ्रोमाइसिन देंगे। और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी हम होम पे LTOT जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी, वो हम घर पे कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी होती है LTOT होती है, उसको हम सीवियर COPD वाले पेशेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हाइपॉक्सिया रहता है, उनका रेड ब्लड सेल काउंट ज़्यादा हो गया, पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो गया, उनको साइनोसिस डेवलप हो गई या हार्ट फेलियर डेवलप हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से उनको कोर पल्मोनरी डेवलप हो गई, तो उनके लिए हम लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं। अगर तो पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो फिर आपने LTOT को यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन और सिगरेट्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैज़र्डस होती हैं कि एक पेशेंट को आप ऑक्सीजन दे रहे हो और साथ में स्मोकिंग कर रहा है तो वो हैज़र्डस हो जाती हैं। तो आपने ऐसे पेशेंट को LTOT नहीं देनी होती जो कि स्मोकिंग करते हैं। और LTOT हम सीवियर COPD वाले पेशेंट्स के अंदर करते हैं जिनको क्रॉनिक हाइपॉक्सिया होता है, पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, साइनोसिस या फिर हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है, जिसमें आपका कोर पल्मोनल आता है, क्योंकि हार्ट फेलियर सेकेंडरी टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। अब एक्सरबेशन क्या होती है COPD की? जो एक्सरबेशन होती है ना COPD की प्रेजेंट करती है कि आपको एक्यूटली आपके सिम्टम्स वर्सन हो जाते हैं, अचानक से एकदम से उसके सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएंगे, उसको उसमें खांसी होगी, कफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, स्पूटम की प्रोडक्शन होती है और साथ उसको वेजिंग होती है। और ये किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी एक्सरबेशंस हो सकती हैं COPD वाले पेशेंट्स में। अब हम ABG से आर्टीरियल ब्लड गैस कराते हैं COPD वाले पेशेंट्स के अंदर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो आपके ब्लड को एसिडोटिक कर देती है, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड के अंदर इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 बन जाता है। अब जो pH आपकी लो होती है ना जब एसिडोसिस हो, और साथ अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हुआ हो, तो फिर जो एक्यूटली रिटेनिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, आप बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाते हो जब आपकी pH लो होती है, और जो ब्लड होता है वो ज़्यादा एसिडोटिक हो जाता है, इसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। अब क्या होगा कि जब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी, pH कम थी, एसिडोसिस थी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो आपकी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी। अब किडनी ने उसको कंपनसेट करना है। किडनी क्या करती है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड आपके बाइकार्बोनेट के लेवल को ज़्यादा कर देती है। किडनी क्या करेगी, रेस्ट करेगी बाइकार्बोनेट को, ताकि क्रॉनिकली जो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर क्रॉनिकली रिटेन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। और किडनी जो होती है वो क्या करती है, ज़्यादा बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस करती है ताकि आप एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड को और pH को मेंटेन कर सके। अब किडनी ने कंपनसेट करना है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस को, तो वह क्या करेगी, बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन ज़्यादा करती है ताकि जो एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड है और जो pH है उसको उसने नॉर्मल करना है। लेकिन जब एक्यूट एक्सरबेशन होती है COPD की, जो किडनी होती है उसके अंदर इतना काम वो नहीं कर पाती है कि जो आपके इतने ज़्यादा राइज हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल और जो एसिडोटिक हो गए हैं, उसको आप हाई बाइकार्बोनेट लेवल से भी जो है वो नहीं कर पाते हो नॉर्मलाइज। जो COPD वाले पेशेंट्स होते हैं देन वो जिनको COPD नहीं है। अब किडनी कंपनसेट नहीं कर पा रही है, हालांकि किडनी ने बाइकार्बोनेट के लेवल को ज़्यादा कर दिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज़्यादा है कि किडनी भी उसको कंपनसेट नहीं कर पाती है COPD वाले पेशेंट्स में। अब इसकी वजह से रिस्पायरेटरी फेलियर डेवलप हो सकता है। अब रिस्पायरेटरी फेलियर दो तरह के होते हैं। सबसे पहले ये कि अगर किसी पेशेंट को हाइपॉक्सिया हो, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन लो हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होने को हाइपॉक्सिया और रिस्पायरेटरी फेलियर इंडिकेट करता है। अब लो जब होता है ना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो वह रिस्पायरेटरी फेलियर के अंदर होता है, या तो हाइपॉक्सिया के अंदर कम होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आपका रिस्पायरेटरी फेलियर के अंदर। रिस्पायरेटरी फेलियर दो तरह के होते हैं, एक टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 के अंदर आपकी एक चीज़ खराब होती है और टाइप 2 के अंदर आपकी दो चीज़ें खराब होती हैं। अब टाइप 1 के अंदर क्या होगा कि आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कम होगा ही रिस्पायरेटरी फेलियर के अंदर। जो टाइप 2 होती है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। इन्वेस्टिगेशन जो अदर हम करा सकते हैं उसके अंदर हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं नमूनिया को देखने के लिए या बाकी पैथोलॉजीज को देखने के लिए, ECG कराते हैं एरिथमियास को या फिर हार्ट स्ट्रेन के साइंस को देखने के लिए।
फुल ब्लड काउंट कराते हैं इन्फेक्शंस को चेक करने के लिए कि उसका WBC काउंट तो रेज नहीं हुआ हुआ। यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हम कराते हैं ताकि ये देखने के लिए कि उसको इन्फेक्शन या किडनी से उसकी किडनीज तो अफेक्ट नहीं हो गई हैं। स्पूटम कल्चर कराते हैं कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, और ब्लड कल्चर हम कराते हैं अगर तो सेप्टिक है। अब जो ऑक्सीजन थेरेपी हम COPD वाले पेशेंट्स के अंदर करते हैं, इसमें आपने जब आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हो ऐसे पर्सन को जो COPD जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करे अपनी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर क्या आपकी रिस्पायरेटरी ड्राइव को डिप्रेस कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्लो हो जाती है उनका ब्रीदिंग रेट, और एफर्ट भी उनकी स्लो हो जाएगी, और उनकी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी के अंदर रिटेन होना स्टार्ट हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे देते हो ऐसे लोगों को जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रही है, तो उनकी जो रिस्पायरेटरी ड्राइव होती है वो डिप्रेस हो जाती है, उनका रिस्पायरेटरी रेट डिक्रीज हो जाता है, वो इतनी एफर्ट नहीं करते हैं ब्रीदिंग के लिए, जिसकी वजह से मजीद कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी के अंदर रिटेन होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब तक ज़्यादा ब्रीदिंग नहीं होगी तब तक कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरह के पेशेंट्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कर रहे होते हैं, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, आपने उनको बहुत बैलेंस तरीके से देनी होती है कि जिससे उनका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो बढ़ जाए, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन को बार बार चेक करते हैं और उसके रिपीटेड ABGs आर्टीरियल ब्लड गैस हम कराते हैं। अब जो वेंचुरी मास्क होता है वो एक स्पेसिफिक तरह के मास्क होते हैं जिससे आप स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, स्पेसिफिक परसेंटेज में कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हम दे सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि कुछ जो ऑक्सीजन होती है ना वो मास्क की साइड से लीक आउट कर जाती है और नॉर्मल एयर को इनहेल करेगा अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। जो परसेंटेज ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन जो केयरफुली हम कंट्रोल कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए कितना ऑक्सीजन उनको जाने चाहिए, ठीक है। जो परसेंटेज ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन है उसको हम केयरफुली कंट्रोल कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं कि कितनी ऑक्सीजन उनको देनी चाहिए। जो इन्वायरमेंटल एयर होती है उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, और जो वेंचुरी मास्क होते हैं, जो ब्लू कलर का वेंचुरी मास्क होगा उसके अंदर 24% ऑक्सीजन होती है। जो वाइट कलर का वेंचुरी मास्क होता है उसके अंदर 28% ऑक्सीजन होती है। जो ऑरेंज कलर का वेंचुरी मास्क होता है उसके अंदर 31% ऑक्सीजन होती है। जो येलो कलर का होता है उसमें 35% ऑक्सीजन होती है। रेड कलर में 40% ऑक्सीजन होती है और ग्रीन कलर वाले में 60% ऑक्सीजन होती है। अब एक जनरल रूल बताया हुआ है रिगार्डिंग द टारगेट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो हम COPD वाले पेशेंट्स के अंदर करते हैं। अगर तो एक ऐसा पेशेंट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन कर रहा है तो उसके लिए जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होगी वो आपने 88 से 92 तक ही देनी होती है वेंचुरी मास्क के थ्रू। वेंचुरी मास्क से हम 88 से 92% की ऑक्सीजन सैचुरेशन रखते हैं। अगर तो ऐसा पर्सन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन नहीं कर रहा है और उसके बाइकार्बोनेट के लेवल भी नॉर्मल हैं, नॉर्मली उनके जो है वो, इसका मतलब है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो आपने उनको ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन आपने उनकी 94% से ज़्यादा रखनी होती है। अगर तो ऐसा पर्सन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन नहीं कर रहा है, उसके बाइकार्बोनेट के लेवल भी नॉर्मल है, जिसका मतलब ये है कि वो नॉर्मली रिटेन नहीं कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो आपने उनकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल है वो 94% तक रखना है। लेकिन अगर ऐसा पर्सन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन कर रहा है तो उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन आपने 88 से 92% तक रखनी होती है ताकि उनकी रेस्पिरेटरी ड्राइव डिप्रेस ना हो। अब मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो टिपिकल ट्रीटमेंट होता है, अगर तो ये घर पे रह सकते हैं COPD वाले पेशेंट, तो आपने इनको प्रेडनिसोलोन देना होता है 30 mg दिन में एक दफ़ा 7 to 14 डेज़ के लिए। साथ आप उनको रेगुलर इनहेलर्स दोगे, कुछ होम नेबुलाइजर्स दे देंगे और एंटीबायोटिक्स देते हैं अगर उनको कोई इन्फेक्शन है। अदरवाइज सिर्फ आपने उनको प्रेडनिसोलोन 30 mg वंस डेली 7 to 14 डेज़ के लिए देना होता है। सेकेंड आते हैं अगर तो पेशेंट हॉस्पिटल में, अगर तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है COPD वाला, तो आप उसको नेबुलाइज करोगे ब्रोंकोडायलेटर से, जिसमें आपकी सैलब्यूटामोल आती है जो हम 5 mg पर 4 आवर देते हैं। हम 4 घंटे के बाद 5 mg दे सकते हैं। और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो होती है वो 500 माइक्रोग्राम देते हैं पर 6 आवर्स। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आपकी 500 माइक्रोग्राम पर 6 आवर्स होती है, और जो आपकी सैलब्यूटामोल होती है वो 5 mg पर 4 आवर होती है। स्टेरॉइड्स दे सकते हैं जिसमें आपका 200 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है या फिर 30 to 40 mg ऑरल प्रेडनिसोलोन आता है। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं अगर तो इन्फेक्शन के एविडेंस होगा। फिजियोथेरेपी हम करते हैं स्पूटम को क्लियर करने के लिए। ऑप्शन जो कि हम सिवियर केसेस के अंदर यूज़ करते हैं जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, इसमें हम क्या करते हैं IV अमाइनोफाइलिन देते हैं। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन करेंगे, इंटुबेशन करते हैं, वेंटिलेशन करते हैं जब पेशेंट ICU के अंदर एडमिट हो जाता है। अगर तो पेशेंट की इंटुबेशन और वेंटिलेशन भी फेल हो गई और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन फेल हो गई है तो फिर हम उनको डॉक्साप्रैम देते हैं जो कि एक रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट होती है। अब नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन क्या होती है? जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन होती है ये आपके लंग्स को सपोर्ट करती है रिस्पायरेटरी फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर जिनका ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की वजह से रिस्पायरेटरी फेलियर हो गया है, तो लंग्स को सपोर्ट करने के लिए नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन करते हैं।
ये ऑल्टरनेटिव होता है फुल इंट्यूबेशन या वेंटिलेशन का, क्योंकि जो इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन होती है उसमें आपको पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, पेशेंट को एक प्लास्टिक ट्यूब आप ट्रेकिया के अंदर डालते हो और लंग्स को हम आर्टिफिशियली वेंटिलेट करते हैं। तो जो नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन होती है इसमें आप फुल फेस मास्क यूज़ करते हो या फिर एक टाइट फिटेड मास्क यूज़ करोगे, जिससे आप एयर को ब्लो करते हो फोर्सफुली लंग्स के अंदर और वेंटिलेट करते हो विदाउट पेशेंट को इंट्यूबेट किए। और ये इतना ज़्यादा प्लीजेंट नहीं होता है, लेकिन ये लेस इन्वेसिव है इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन से, और मिडिल पॉइंट होता है आपकी बेसिक ऑक्सीजन और इंट्यूबेशन के दरमियान में। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन आप दो तरीके से दे सकते हैं, एक बाई पैप होती है और एक सी पैप होती है। जो बाई पैप होती है, बाई पैप का मतलब होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसमें साइकिल होते हैं एक हाई और लो प्रेशर के, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करते हैं पेशेंट की इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ। हाई प्रेशर लो प्रेशर आपका होता है, साइकिल होता है एक हाई प्रेशर का और लो प्रेशर का, बाई लेवल है, दो लेवल्स हैं। बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है, और बाई लेवल है, इसका एक हाई प्रेशर है एक लो प्रेशर है, जो कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। बाई पैप हम टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर देते हैं जिनको सीओपीडी की वजह से टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर होता है। और टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर में हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है और साथ पेशेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है। जो क्राइटेरिया होता है बाई पैप को इनिशिएट करने का, जब आपको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जिसमें आपकी पीएच 7.35 से कम हो जाए और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 6 से ज़्यादा हो जाए एडिक्वेट मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद। जो डिसीजन होता है बाई पैप को स्टार्ट करने का वो या तो रजिस्ट्रार लेगा या फिर उससे अबव लेगा। जो मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है वो अनट्रीटेड न्यूमोथॉरैक्स होगा या फिर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी या फिर पैथोलॉजी जो कि फेस, एयरवे या जीआईटी ट्रैक को अफेक्ट कर रही है। पेशेंट का आपने चेस्ट एक्सरे कराना है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन से पहले न्यूमोथॉरैक्स को रूल आउट करने के लिए, और आपने एक प्लान बनाना है कि अगर तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन फेल हो जाती है तो हर बंदा एग्री होगा कि आपने पेशेंट को प्रोसीड करना है इंट्यूबेशन या वेंटिलेशन पे या फिर आईसीयू में शिफ्ट कर देना है पैलिएट, और जहाँ पे पैलिएटिव केयर ज़्यादा एप्रोप्रिएट तरीके से हो सकती है। जो बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर था इसमें दो लेवल्स हैं, एक होता है आई पैप, एक होता है ई पैप। जो आई पैप होता है वो आपका इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है, जो प्रेशर आप ड्यूरिंग इंस्पिरेशन देते हो जिससे आपकी एयर फोर्सफुली आपके लंग्स के अंदर चली जाती है। दूसरा होता है ई पैप, जो आपका एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है जिससे आप प्रेशर से आपकी एक्सपिरेशन में एयर आपकी बाहर चली जाती है। ये आप कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाई करते हो एक्सपिरेशन के दौरान, जिसकी वजह से आपकी एयरवे कोलैप्स भी नहीं होते और आपकी एयर जो है एस्केप कर जाती है लंग से उन पेशेंट्स के अंदर जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती है। जो इनिशियल प्रेशर होते हैं उसको हम एस्टिमेट करते हैं पेशेंट के बॉडी मास के मुताबिक, प्रेशर जो हम सेंटीमीटर ऑफ वाटर के अंदर मेजर करते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक एवरेज मेल के अंदर, एवरेज मेल पेशेंट के अंदर प्रेशर्स को स्टार्ट करने का, जो इंस्पिरेटरी आई पैप होता है उसके लिए हम 16 से 20 सेंटीमीटर वाटर होगा और ई पैप के लिए 4 to 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है। आपने 1 घंटे के बाद एबीजीज को रिपीट कराना होता है, हर चेंज के एवरी चेंज के 1 घंटे के बाद आपने आर्टियल ब्लड गैसेस को रिपीट कराना है, और जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तो हर 4 घंटे के बाद आपने एबीजीज को रिपीट कराना होता है। जो आपका आई पैप होता है, जो इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है, उसको हम 2 to 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इंक्रीज कर सकते हैं जब तक कि आपकी एसिडोसिस रिजॉल्व नहीं हो जाती। अब जो सी पैप होता है इसमें आप कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देते हैं, इससे आप कॉन्टिन्यूसली एयर आपके लंग्स के अंदर जा रही होती है जो कि आपके लंग्स को एक्सपैंडेड रखती है और एयर इजीली इन एंड आउट ट्रैवल कर सकती है। एक प्रेशर जिसके ऊपर आपके लंग्स जो है ना वो एक्सपैंडेड रहेंगे और एयर आसानी से अंदर चली जाएगी और आसानी से बाहर आ जाएगी। ये उन कंडीशंस में करते हैं जिनमें पेशेंट्स के लंग्स कोलैप्स होने का चांस होता है। इंडिकेशन कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर की होती है अगर तो पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर डेवलप हो गया या फिर एक्यूट पल्मोनरी एडीमा है।